यहाँ ऑलरेडी हमने तुम्हें बता दिया था, और क्या क्या बताया था थोड़ा एक बार आप याद करेंगे, रिकॉल, बस केवल जस्ट 2 मिनट ये ध्यान करो। हमने तुम्हें क्या बताया था कि सबसे पहले जो मानव था, पूरा पाषाण कालीन जो मानव था, वो एक प्रकार से जो है वो पूर्ण था, यानी कि पूरा पाषाण कालीन जो मानव रहा वो एक प्रकार से असभ्य था, बर्बर था, अस्थिर था, प्रकृति पर पूर्ण रूप से आश्रित था। मानव की स्थिति उस टाइम पर बहुत ही दयनीय स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत में वो यायावर या घुमक्कड़ ही रहा। यायावर घुमक्कड़ का मतलब है जगह जगह घूम घूम कर क्या करता था, भ्रमण करता रहता था। यहाँ पर समूह में मानव नहीं रहता था, समूह में न रह के, यहाँ देखना ये लिखा है समूह में निवास नहीं करता था, यानी कि यहाँ पर समूह में नहीं, सिंगल इंडिविजुअली जो है वो व्यक्ति क्या करता था, यहाँ भ्रमण करता रहता था। शिकारी जीवन, जहां पर जो कुछ मिल गया मार के उसको खा लिया, शिकारी जीवन यहाँ पर क्या करता था, व्यतीत करता था। आग से परिचित तो था, यानी कि आग से यहाँ पर वो परिचित मिला। हमने आपको बताया है कि राख के प्रमाण मिले हैं, राख के ढेर यहाँ पर पाए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ राख के ढेर ही थे। उसके पास पड़ी हुई मांस की हड्डियां वो कच्ची मांस की हड्डियां थी। ये नहीं कि उनको हड्डियों को पका कर खाया गया हो, यानी कि मांस को वो कच्चा खाना ही जानता था, अभी आग के प्रयोग से परिचित नहीं था। ध्यान रखना ये चीजें, आग से तो परिचित था लेकिन आग के प्रयोग को करना नहीं जानता था कि आखिर किस प्रकार से आग के प्रयोग को कर ले। पूर्णतः कच्चा मांस यहाँ पर क्या करता था, खाता था। शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग उसके द्वारा किया जाता था। पानी पीने के लिए कोई पात्र नहीं था उस टाइम पर कि मिट्टी के बर्तन हो या किसी प्रकार के बर्तन हो। पानी पीने के लिए जानवरों की ठुड्डियां मतलब है हड्डियों की जो ठुड्डियां हैं, जैसे अपना ये कोहनी होती है, इसका वो हो गया, ये आपका ये हो गया, इन ठुड्डियों को क्या करता था, पानी पीने के लिए प्रयोग करता था। हड्डियों का जो गोलनुमा संरचना होगी उसको पानी पीने के लिए यूज करता था। संपूर्ण भारतीय काल का सबसे लंबा काल अगर कोई पूछे तो पूरा पाषाण काल है। इसके बाद फिर यहां पर हमने आपको बताया कि एक संस्कृति है जिसको चापर चापिंग चेबुल संस्कृति के नाम से जानते हैं, वो पूरा पाषाण कालीन ही संस्कृति है। चापर का मतलब है जिसमें एक और धार हो, चापिंग का मतलब जिसमें दोनों ओर धार हो, जैसे हसिया है देखते हो एक और धार है। कुछ कुछ ऐसे औजार देखते हैं जिसके दोनों तरफ धार है, तो उस टाइम पर औजार नहीं थे, पत्थर थे। वही गोल मटोल पत्थरों को चेबुल कहा गया। वही गोल मटोल पत्थर जब उन्होंने रगड़ लिए एक तरफ तो एक तरफ धार आ गई, उसको चापर कहा गया। जब दोनों तरफ उसके धार रख ली तो उसको चापिंग कहा गया। तो ये पूरी संस्कृति अगर पूछे चापर चापिंग चेबुल संस्कृति किससे संबंधित है, पूरा पाषाण काल से। क्योंकि इसका जन्म कहां हुआ, पंजाब में। ये कहां पर मिली संस्कृति, पंजाब में। पंजाब में किस जगह पर, सोहन घाटी। वर्तमान में ये कहां पर है, पाकिस्तान में। तो इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अगर पेपर में ये प्रश्न आए सोहन संस्कृति किससे संबंधित है, तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। फिर अगर कोई कहे तो हैंडेक्स और एल्यूशन संस्कृति, दूसरी संस्कृति पूरा पाषाण काल में आती है। हैंडेक्स का मतलब होता है हस्तकुठार। हस्तकुठार का मतलब है हाथ से बने पत्थर के औजार। एल्यूशन इसका नाम दिया गया साथ में। अगर कहें ये कहां पर इसके प्रमाण मिले हैं, चाहे एल्यूशन हो चाहे हैंडेक्स, इसके प्रमाण मिले हैं मद्रास के पलवरम और अतीरपक्कम नामक स्थान पर। मद्रास और तमिलनाडु, मद्रास के पलवरम, तमिलनाडु के अतीरपक्कम नामक स्थान पर इनके प्रमाण मिले कि दक्षिण भारत तरफ इनके प्रमाण देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर जो हैंडेक्स, जो भी पत्थर के औजार बनाए गए वो किस पत्थर के बनाए जाते थे, तो चकमक पत्थर के बनाए जाते थे। चकमक पत्थर कौन होता था, ये अग्नि का आविष्कार जिस पत्थर से हुआ था वही चकमक पत्थर है। वो दो पत्थरों को रगड़ के जो अग्नि प्रज्वलित की थी वो पत्थर भी कौन सा था, आपका चकमक पत्थर था, पत्थरों के रगड़ने से, ठीक है ना। फिर यहां पर हमने कुछ पुरा स्थल बताए थे। एक बताया था पलवरम, जो याद रखना है, मद्रास के निकट 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट इसकी खुदाई का काम करा रहे थे। हस्तकुठार सबसे पहला उपकरण है, ध्यान रखना, सबसे पहला उपकरण मानव के द्वारा जो प्रयोग में लाया गया वो क्या है, आपका हस्तकुठार है। प्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार हस्तकुठार या हैंडेक्स इसको कहते हैं। दूसरा आपका अतीरपक्कम से मिला है 1864 में, तमिलनाडु के अतीरपक्कम से। इसकी खुदाई कौन करा रहे थे, विलियम किंग करा रहे थे। क्लीवर है, इसका नाम क्लीवर है। हमने कहा था लगभग फावड़े जैसी आकृति का ये होता है। करनूर, ये आंध्र प्रदेश जो भी दक्षिण भारत का ही हिस्सा है। करनूर वह स्थान है जहां से राख के प्रमाण मिले हैं। यहीं से पुष्टि होती है कि मनुष्य आग के बारे में जानता तो था लेकिन उसके प्रयोग को नहीं जानता था। पेपर में आता है आग से परिचित
लेकिन पूर्णतः परिचित नहीं। पूर्णतः परिचित का मतलब उसके प्रयोग को नहीं जानता। पूर्णतः परिचित होता है वो नवपाषाण काल में। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसके बाद होशंगाबाद का स्थान है हथनेरा, जहां से मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी घाटी से प्रथम मानव अवशेष मिले हैं, प्रथम मानव जीवाश्म मिले हैं। यानी कि अगर कोई पूछे प्रथम मानव अवशेष या जीवाश्म कहां से पाए गए, तो आपके होशंगाबाद के हथनेरा से प्राप्त हुए। फिर इसके बाद हमने कहा था बेलन नदी घाटी, स्थान नाम है पूरा लोहित नाडा चोपड़ी मांडो, कहां पर है? ऑप्शन में इलाहाबाद या प्रयागराज मिलेगा। जब ये दोनों नहीं है तो मिर्जापुर मिलेगा। मिर्जापुर या इलाहाबाद प्रयागराज में कोई एक ही ऑप्शन में होगा, लगभग दोनों एक ही है। यहां पर हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी का मतलब है वहां पर पहले पूजा की जाती थी, अर्चना की जाती थी देवी देवताओं को, तो वो हड्डी की ही एक प्रतिमा बना लेते थे, उसको मातृ देवी बोलते थे। तो मातृ देवी की प्रतिमा, हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा सबसे पहले कहां मिली? तो बेलन नदी घाटी लोहित नाडा चोपड़ी मांडू से मिली है। वो कहां पर है? प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश या मिर्जापुर। फिर इसके बाद कहते हैं पटने एक स्थान है महाराष्ट्र का जलगांव, जहां पर शुतुरमुर्गी के अंडे के प्रमाण मिले हैं कि यहां पर शुतुरमुर्गी के अंडे भी पाए गए। यहां तक की बातें हमने तुम्हें बता दी थी। और लास्ट में कहा था कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, जिनको प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, इनको भूगर्भवेत्ता एवं पुरातत्वविद वैज्ञानिक भी क्या है कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर ये चीजें आए तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब आगे चलते हैं और समझते हैं यहां से कि अब हमको क्या पढ़ना है। तो अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है अगला पॉइंट, और वो है आपका मध्य पाषाण काल। आज पूरा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल ही पढ़ा के हम रुकेंगे तुम्हें, ठीक है ना? 6-15, 6-10 तक कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करते। सुनो, सबसे पहले अगर बात कहें कि आखिर मध्य पाषाण काल है क्या, या मध्य पाषाण काल कहते किसे हैं, तो मध्य पाषाण काल को समझते हैं कि मध्य पाषाण काल है क्या। पहले ओरली थोड़ी सी आप थ्योरी सुने, फिर इसके बाद लिखना यहां पर क्या करेंगे, हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है? ओरली थ्योरी ये कहती है कि मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे अब कुछ समय बाद यहां पर मानव के बुद्धि का विकास धीरे धीरे क्या हो गया है, प्रारंभ हो चुका था। ये नहीं कि पूर्ण रूप से बुद्धि मानव की क्या हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे मानव की बुद्धि का विकास होना यहां से क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। उसी क्रम में जो मानव अभी जानवरों को मारने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, अब उसने देखा कि जब तक हम बड़ा पत्थर उठाने जाते हैं तब तक कोई बड़ा जानवर हम पर आक्रमण कर देता है, तो उसने अपने औजारों के आकार को घटा लिया। उसने अपने औजारों के आकार को क्या कर लिया, छोटा कर लिया। तो जो पत्थर होते थे, जैसे कि ये आपका इस प्रकार से कोई पत्थर है, इस पत्थर की ही चिप्पियां, चिप्पियां का मतलब है उसने ये भाग काट के अलग कर लिया, तो ये चिप्पी नुमा संरचना कुछ बन गई, और उसने छुरी नुमा या जो भी आकृति बना ली उसको अपने पास क्या कर लिया, रख लिया। इन पत्थरों की ही चिप्पियां निकालने लगा। चिप्पियां आता है सब, तो चिप्पियां याद रखोगे। इन पत्थरों के ही कुछ इस प्रकार से चिप्पियों को क्या करने लगा, निकाल करके प्रयोग। अब वो यहां पर इस प्रकार से छोटे औजारों का क्या करने लगा, प्रयोग करने लगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जो लगभग 5 या 6 यानी कि 5 या 6 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो आपके हुआ करते थे। अब यहां पर सबसे पहला यही है कि धीरे धीरे जब बुद्धि का विकास हुआ तो सबसे पहले उसने क्या किया, औजार जो थे ज्यामितीय आकार के औजारों का, ज्यामितीय आकार के उपकरणों का प्रयोग करना क्या कर दिया, यहां पर प्रारंभ कर दिया। अगर पूछा जाए कि ज्यामितीय आकार के उपकरण उसने कब प्रयोग किए, तो मध्य पाषाण काल में ज्यामितीय आकार का मतलब है छोटे छोटे आकार के औजार जो है उसने क्या कर लिए, निर्मित कर लिए। देखा हो आपने चांदा के साथ वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर नुमा संरचना आती थी, तो इस प्रकार के कुछ उपकरण उसने क्या कर लिए, निर्मित कर लिए। अब बात अगर करें यहीं पर, धीरे धीरे समझते हैं, जरा समझना, लिखते हुए भी चलना है ताकि आप समझते भी चलो। इस काल को, चूंकि ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल को जोड़ने का काम करता है, इस कारण से इसको मध्य पाषाण काल भी कहते हैं। कहीं कहीं इसका नाम तुम्हें मध्य संधि काल के नाम से भी मिलेगा, तो परेशान नहीं होना, इसी को मध्य पाषाण काल या मध्य संधि काल के नाम से भी जानते हैं। मध्य संधि काल अगर कोई कहे तो वो भी यही है, मध्य पाषाण काल कोई कहे तो वो भी यही है। अब एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट जो है वो आपके इसमें याद रखना है। तो धीरे धीरे बुद्धि का विकास, ये की पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। धीरे धीरे यहां पर मनुष्य की बुद्धि का क्या होना प्रारंभ हो गया, बुद्धि का विकास जो है वो आपका क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ तो यहां पर मनुष्य
जो आपके औजार थे उन औजारों का क्या करना है, प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि औजारों का आकार, ध्यान रखना, औजारों का जो आकार था वो औजारों का आकार क्या कर दिया उसने, छोटा छोटा औजार जो है वो क्या करने लगा, प्रयोग करने लगा। आप कह सकते हो चिप्पियां निकाल करके नोकदार हथियारों का प्रयोग करने लगा। यानी कि चिप्पियां निकाल करके नोकदार हथियार, यानी यहां पर वो किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करने लगा, नोकदार हथियारों का प्रयोग करने लगा। यहां तक कि कहीं कहीं यह भी कहा है इन छोटे छोटे औजारों को सूक्ष्म पाषाण के नाम से भी संबोधित किया गया है कि मनुष्य सूक्ष्म पाषाण का प्रयोग किस युग से करने लगा था, तो सूक्ष्म पाषाण का प्रयोग मनुष्य मध्य पाषाण काल से करने लगा था। सूक्ष्म पाषाण काल का मतलब है छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे पत्थर के औजार। फिर अगर बात करें आगे और समझते हैं कि जरा और अगर और कोई कहे, अब जब धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ तो मनुष्य ने समूह में, ध्यान रखना, मनुष्य ने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। यानी कि समूह में रहना क्या कर दिया, यहां से उसने प्रारंभ कर दिया। अब मनुष्य यहां से क्या रहने लगा, समूह में रहने लगा, लेकिन स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहा। वो यहां पर भी ध्यान रखना यायावर की कंडीशन में रहा। यायावर का मतलब है घुमंतु, यानी कि अभी भी वो किस प्रकार के जीवन को यापन, किस प्रकार के जीवन यापन कर रहा था, घुमंतु जीवन यापन जो है वो आपका कर रहा था। घुमंतु का मतलब है 4-5 लोग समूह में आ गए तो भैया समूह में रहना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन अभी भी एक स्थान पर हम स्थान फिक्स करके नहीं रहेंगे। हम जहां वहां घूमते रहेंगे, जहां हमें खाने को, रहने को, पीने को जगह मिल गई वहीं पर हम क्या कर जाएंगे, चले जाएंगे। तो याद रखना यायावर जीवन अभी नहीं रहा, अभी स्थायी मकान, ध्यान रखना, यहां समझने की कोशिश करो, स्थायी रूप से आवास बनाकर नव पाषाण काल में मनुष्य रहता है। यहां पर स्थायी आवास के प्रमाण नहीं मिले कि वो स्थायी रूप से निवास करके रहने लगा हो। यहां पर अभी भी वो घुमंतु जीवन या यायावर जीवन व्यतीत कर रहा था, बात समझ पाए। लेकिन समूह में रहना उसने क्या कर दिया था, यहां से प्रारंभ कर दिया था, अब समूह में रहता था। ठीक है ना, आगे चलते हैं और समझते हैं। देखना इसी में मध्य पाषाण काल में अब जब उसने समूह में रहना प्रारंभ किया तो अगला कार्य उसके द्वारा किया गया और वो है पशुपालन प्रारंभ। यानी कि इस काल का जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो अब यहां से शुरू होते हैं कि मनुष्य के द्वारा क्या कर दिया गया, पशुपालन जो है वो क्या कर दिया गया, मध्य पाषाण काल में प्रारंभ कर दिया गया। तो प्रथम पालतू पशु किसको रखा गया, तो प्रथम पालतू पशु भी आपको याद रखना है, बहुत सारे जानवर पाले गए लेकिन प्रथम पालतू पशु के तौर पर तुमको कुत्ता को याद रखना है कि सबसे पहले मनुष्य के द्वारा प्रथम पालतू पशु किसको रखा गया, तो कुत्ता को जो है वो प्रथम पालतू पशु के तौर पर क्या किया गया है, रखा गया है। अगर अब कोई कहता है कि पशुपालन प्रारंभ के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में कई बार प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि बताइए मध्य पाषाण कालीन, पुरा पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, या सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहां पर प्राप्त किए गए। तो पुरा पाषाण काल में तो प्राप्त किए गए, लेकिन ये साक्ष्य कहां से प्राप्त किए गए, तो 2 स्थान, पहला स्थान और दूसरा स्थान। पहला स्थान है बागौर, ध्यान रखना, पहला स्थान है आपका बागौर और दूसरा स्थान है आदमगढ़। ये 2 स्थान आपको याद रखना है, बागौर और आदमगढ़ स्थान आपको याद रखना है, आजमगढ़ नहीं आदमगढ़। ठीक है ना। अब ये है कहां वो भी समझ लेते हैं। आपका जो बागौर है तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है, तो याद रखना कि राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है, तो भीलवाड़ा के राजस्थान राज्य में ये आपका स्थान पड़ता है। बागौर, नागौर नाम सुने होंगे आपने, तो बागौर याद रखोगे पेपर में, विकल्प में बागौर मिलेगा, ध्यान रखना। ये तो आपको साइड में इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि भीलवाड़ा का राजस्थान। दूसरा आदमगढ़ का जो है वो कहां पर प्राप्त होता है, तो ये मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, तो याद रखोगे इसको, होशंगाबाद, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तो याद रखना मध्य प्रदेश का होशंगाबाद। हाँ, अगर होशंगाबाद आपको ना मिले, ऑप्शन में हो सकता इसकी जगह पर नर्मदापुरम मिल जाए, तो वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है ना,
हो सकता होशंगाबाद की जगह पर नर्मदापुरम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नर्मदापुरम भी सही है। जो आपकी होशंगाबाद की नर्मदा नदी की जो घाटी है उस इसके स्थान को नर्मदापुरम भी कहते हैं। तो होशंगाबाद हो, नर्मदापुरम हो, आदमगढ़ हो, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखना बस केवल दो चीजें, पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। पशुपालन सबसे पहले स्टार्ट कहां पर किया गया, तो मध्य पाषाण काल में। प्रथम पशु कौन पाला गया, कुत्ता पाला गया। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो बागौर राजस्थान, भीलवाड़ा, आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, समझते हैं, देखते हैं सर आगे अगला पॉइंट। ये सब मध्य पाषाण काल में, चूंकि हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आपको एक ही पेज में आ जाएगा, चूंकि हमें बड़ा बड़ा लिखने में आसानी रहती है, दिखता भी है दूर से आपको और हमें भी आसानी रहती है। अब अगला पॉइंट, अब यहां पर अभी तक पूरा पाषाण काल, अगर हम सारी चीजें लिंक करके चल रहे, पूरा पाषाण काल में वो पानी पीने के लिए पशुओं की हड्डियों का प्रयोग करता था, यानी कि जो उसकी हड्डियां थी उनको ही क्या करता था, पानी पीने के लिए क्या करता था, प्रयोग करता था। लेकिन अब यहां पर वो क्या करने लगा, पानी पीने के लिए कच्चे मिट्टी के बर्तनों का क्या करने लगा, प्रयोग करने लगा। तो याद रखना अगला पॉइंट आपके लिए, पानी पीने के लिए, यानी कि पानी पीने के लिए वो किसका प्रयोग करने लगा, तो पानी पीने के लिए मिट्टी के कच्चे बर्तन। ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक आग के प्रयोग को वो नहीं जानता था, आग के प्रयोग को कब जानेगा, नव पाषाण काल में जानेगा। तो याद रखना, पानी पीने के लिए मिट्टी के कच्चे बर्तन, याद रखना मिट्टी के कच्चे बर्तन, मिट्टी के कच्चे बर्तनों का प्रयोग करता था। अच्छा एक पॉइंट ये, जो कच्चे बर्तन कहें या बिना पके, एक ही बात है, नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाओ। बिना पके बर्तनों का प्रयोग कहां पर करता था, तो बिना पके बर्तनों का प्रयोग कहां पर करता था, मध्य पाषाण काल में करता था। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि थोड़ा सा समझते हैं कि क्या, तो फिर वही कि आखिर इसके प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, वही प्रमाण या साक्ष्य, वो भी तो आपका पूछा जाएगा। इसके प्रमाण मिले हैं इलाहाबाद का चोपटी मांडो। ध्यान करो, हमने कल लिखाया था लोहिती नाडा चोपटी मांडो। तो ये आपका स्थान है इलाहाबाद का, ये आपका स्थान है इलाहाबाद का चोपटी मांडो। तो चोपटी मांडो से आपके किसके प्रमाण मिले हैं, उस मिट्टी के कच्चे बर्तनों का प्रयोग वो करता था, बिना पके मिट्टी के बर्तनों का क्या किया जाता था, उसके द्वारा प्रयोग किया जाता था। एक प्रकार से जो है वो क्या करता था, यहां पर इसका प्रयोग करता था। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्रयोग है और ये उसके साक्ष्य, बस दो ही चीजें अपन को याद रखनी है जो पेपर में बार बार पूछी गई है। फिर चलते हैं आगे और तीसरा पॉइंट समझते हैं कि, और मतलब अगला पॉइंट समझते हैं कि क्या। अब यहां पर थोड़ा सा और समझते हैं, मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण कालीन, यहां तक कि मानव कंकाल के साथ साथ कब्र के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। एक साथ 3 लोगों को एक ही कब्र में दफनाया गया, उसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, वो भी मध्य पाषाण कालीन स्थल से ही प्राप्त हुए हैं। तो उनको भी देखते हैं। 3 स्थान लिखो आप, 3 स्थान, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सराय नाहर, ये नाम ध्यान से समझना, सराय नाहर राय, ये भी एक स्थान ये है। दूसरा स्थान इसी में लिखते हैं महदहा, ये दूसरा स्थान भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सराय नाहर राय, महदहा, और तीसरा है दमदमा। ये तीनों स्थान आपको याद रखने हैं, तीनों स्थानों को समझना है, समझ ठीक है ना। अब ये तीनों स्थान कहां पर हैं, तो वो भी लिख लेते हैं कि आखिर ये तीनों स्थान कहां पड़ेंगे। तीनों स्थान पड़ेंगे प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो याद रखना ये तीनों के तीनों। अब ये मिले कैसे, ध्यान करो, ऊपर से ये 3 स्थान हैं, सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, ठीक है ना। ये 3 स्थान के नाम हैं, स्थान है, ये पूरा स्थल है, ये आते हैं पेपर में, महदहा, सराय नाहर राय, ये नहीं आएगा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। अब इनकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, तो यहां पर जो आपकी नहर थी, शारदा नहर, ध्यान करो, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, शारदा। तुम भूल गए सब, तुम कोई बात नहीं,
हम तो बता रहे हैं फिर से, यानी कि जो आपकी शारदा नहर है, नहर की बात हो रही है, नदी की बात नहीं। तो शारदा नहर एक बड़ी नहर के रूप में जानी जाती है और पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े भागों को सिंचित करती हुई आती है। तो शारदा नहर की खुदाई चल रही थी, उस टाइम पर ही ये तीनों स्थान आपके क्या किए गए थे, खोजे गए थे। भाई खुदाई का काम चला तो ये तीनों स्थल आपके क्या मिले, खुदाई हुई। जैसे देखना एक मोटा मोटा सा हिसाब है, 2019-20 में कोविड आया था, लोगों को सीधा दफना दिया था कि कोविड हो गया, क्या करें, अस्पताल वालों ने सीधा वाई गेट से डंप करा दिया जमीन के अंदर। और वो कंकाल एक साथ पता नहीं 100-100, 200 लोगों को एक ही जगह अड्डे में दफना दिया, क्या करते। अब जब कभी 100-200 पता नहीं कितने सालों बाद कभी उस स्थान की अगर खुदाई हुई तो वो कंकाल निकलेंगे, तब लोग अनुमान लगाएंगे कि उस टाइम पर कोई त्रासदी आई होगी, तब ऐसी कोई घटना घटित होगी। बात समझ पाए कि नहीं। ऐसे ही यहां पर उस टाइम पर सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा में भिन्न भिन्न प्रकार के नर कंकाल प्राप्त हुए। कहीं कहीं जो नर कंकाल प्राप्त हुए थे, समझते चलना, पहले ओरली बोल रहे फिर हम लिख देंगे, तुम फिर लिखना, जो लिखे वही लिखना, बाकी नहीं, बाकी तो हम बोलते हैं समझाने के लिए। सराय नाहर राय से जो अवशेष प्राप्त हुए, जो मानव कंकाल प्राप्त हुए, तो वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो पक्षों में आपस में संघर्ष हुआ हो और दो गुट आपस में भिड़ गए हो, जैसे दो कबीले हैं और दो कबीलों की आपस में लड़ाई हो गई। तो पत्थरों के ही औजार थे, एक दूसरे से पत्थर लेकर टूट पड़े और एक दूसरे, किसी की खोपड़ी में पत्थर घुसाता, किसी की हड्डी में पत्थर घुसाता, और इसी प्रकार से नरसंहार के क्या मिले थे, अवशेष वहां पर पाए गए थे। भाई व्यक्ति तो दफन होगा, नीचे दब जाएगा, मर जाएगा, जब उसका कंकाल रहेगा तो हड्डी में तो नुकीले पत्थर अभी भी जमे रहेंगे। तो उसके आधार पर फिर वैज्ञानिक जो है, जो आपके भूगर्भवेत्ता है, वो अनुमान लगाते हैं। उसी के आधार पर सराय नाहर राय ऐसा स्थान है जहां पर नरसंहार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यहां पर जैसे दो कबीलों में, दो पक्षों में आपसी गुटों में संघर्ष हो गया हो। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। फिर इसके बाद महदहा जो है वो वह स्थान है, यहां पर व्यवस्थित रूप में मानव के दफनाए हुए अवशेष मिले थे कि जैसे लाइन से दफना दिए गए हों, इस प्रकार से। तो लाइन से यानी कि एक क्रम में कब्र में दफन अवशेष कहां से प्राप्त हुए, तो महदहा से प्राप्त हुए थे। ध्यान रखना, नरसंहार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, तो याद रखना है सराय नाहर राय। लेकिन अगर कोई कहे एक व्यवस्थित रूप से कब्र में दफनाए गए अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो महदहा से प्राप्त हुए हैं। बात समझ पाई कि नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि यहां से दमदमा से क्या प्राप्त हुआ है, तो दमदमा से मानव कंकाल या कब्र के प्रमाण मिले हैं। यहां पर एक साथ अगर देखा जाए तो एक कब्र से, ध्यान रखना ये प्रश्न पेपर में आया है, एक कब्र से तीन मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि एक ही कब्र में 3 लोगों को एक साथ दफना दिया गया। बात समझ पाई कि नहीं। ऐसे एक कब्र में एक लोग, तो एक कब्र में एक लोग को महदहा, लेकिन एक कब्र में 3 लोगों को दफना दिया गया। ऐसे अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो दमदमा से प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है, ये मोटा मोटा है। अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, तो देखना, मतलब इसके पॉइंट लिखते हैं कि पॉइंट, थ्योरी कुछ नहीं लिखना है तुम्हें। यहां से अगर कोई कहे तो हाँ, मानव कंकाल के अवशेष यहां से भी प्राप्त हुए हैं हमें। कोई कहे महदहा से, तो महदहा से भी मानव कंकाल के अवशेष यहां से भी प्राप्त हुए हैं भाई। मानव कंकाल के अवशेष तुमको यहां से भी प्राप्त हुए हैं भाई, ये भी बात सही है। और अगर कोई कहे दमदमा से, तो मानव कंकाल के अवशेष यहां से भी प्राप्त हुए हैं। हमको ऐसा क्या, पेपर में ये भी प्रश्न आया है, बताइए निम्नलिखित किन स्थानों से मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए। ए, बी, सी, डी, 3 ऑप्शन थे, तो आपको बताना था कि 3 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, चौथा स्थान वो जहां से आपके मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो मानव कंकाल के अवशेष तीनों जगह से प्राप्त हुए, लेकिन यहां से जो मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए, यहां पर नरसंहार का प्रमाण मिला है। ध्यान रखना, नरसंहार के प्रमाण का मतलब है जैसे कि 2 पक्षों में आपसी गुटों में संघर्ष हुआ हो और उस कारण से आपस में एक दूसरे से लड़ गए हो और आपस में क्या कर गए हो, मर गए हो। जैसे भैया 10 लोगों में आपस में मारपीट हो जाए तो वो एक दूसरे को मारेगा, तो भैया 5 के 5 ही निपट जाएंगे। बात समझ पाए। तो ऐसे ही नरसंहार के प्रमाण यहां से आपको क्या है, प्राप्त हुए। ठीक है। अगर कोई कहे यहां पर मानव कंकाल के साथ साथ यहां पर और क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो ये लिख लेना है, अस्थि,
यानी कि मनुष्य की जो अस्थि थी वह जानवरों की जो अस्थियां व सींग हैं, उन जानवरों की अस्थियां व सींग से बने औजार, यानी कि सींग से बने औजार भी क्या हुए हैं, इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना, अस्थि व सींग से बने औजार, यानी कि जो जानवर हुए करते थे उनकी अस्थियों से बने औजार, उनके सींग से बने औजारों के प्रमाण भी कहां से प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर राय से प्राप्त हुए। दूसरा आता है मानव कंकाल के अवशेष महदहा से प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं इसको महदहा लिख देते हैं, कहीं कहीं इसको कुछ और लिख देते हैं, कहीं कहीं मरदहा लिख देते हैं, लेकिन शुद्ध जो हमने किताब में देखा है वो महदहा है। विकल्प में भी देखा है, ये आपके 2-3 एग्जामों में आ चुका, महदहा ही आपको लिखा मिलेगा। तो महदहा से मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हैं, लेकिन वो किस प्रकार से प्राप्त हैं, तो उनको हम यहां लिख लेंगे व्यवस्थित क्रम में दफनाए हुए, व्यवस्थित क्रम में दफनाए हुए, यानी कि व्यवस्थित क्रम में दफनाए हुए। एक प्रकार से तुम कह सकते हो कब्र में दफन, यानी कि यहां पर कब्र में क्या कर दिया गया, जैसे दफन कर दिया गया लोगों को, इस प्रकार के क्या मिले हैं, यहां पर अवशेष मिले। तो याद रखना, ध्यान रखना, ऊपर नरसंहार, नीचे व्यवस्थित क्रम में दफनाए गए कब्र के प्रमाण यहां पर मिले हैं कि कब्र में क्या कर दिया गया है, दफना दिया गया है। एक पॉइंट और यहां पर आपको लिखना है, यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है वो मानव कंकाल से, ध्यान रखना, मानव कंकाल से या मानव कंकाल के गले से मृग सिंह की माला, यानी कि आपने देखा होगा पुराने समय में लोग जानवरों जो सींग होते थे उनकी ही माला पहन लेते थे, उनको आभूषण के तौर पर प्रयोग करते थे। उस टाइम पर सोना चांदी तावा ये सब नहीं हुआ करता था, तो देख लिया कि कोई मृग है उसके सींग बहुत अच्छे लग रहे, तो उन्होंने कह दिया जाओ हमको सींग लेके आओ और उसके औजार, उसके आभूषण हम पहनेंगे। तो मानव कंकाल के गले से मृग सींग की माला भी यहां पर क्या होती है, प्राप्त होती है, कि वो पहने हुए मृग सींग की माला आपको क्या है यहां पर मिलती है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। अब यहां पर फिर लेते हैं लास्ट में, जो लास्ट पॉइंट है, यहां से भी दमदमा से भी मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हैं, लेकिन यहां पर किस प्रकार से मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हैं, साथ में यहां पर भी कब्र के प्रमाण या कब्र के साक्ष्य यहां पर भी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर कहें हम क्या रखें, तो इसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है, एक कब्र से 3 मानव कंकाल, यानी ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पेपर में आया है, कई बार पूछा गया है, एक कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, सीधा ऑप्शन में दिया था दमदमा। तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना। हम थ्योरी तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन थ्योरी के साथ जितने प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन आए हैं उन सबको यहीं डिस्कस कर देते। इसके बाद हम तुम्हें जो पीडीएफ देंगे, पीडीएफ जो देंगे उसमें सारे प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, तुम उनको कर लेना, बड़े आराम से हो जाएगी पीडीएफ, ठीक है ना। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो बात अलग है, क्योंकि लेवल थोड़ा अप होता तो या तो ये किसी यूपी पीसीएस में आया होगा, या यूपी का लोअर सबऑर्डिनेट है वो आया होगा, या बीपीएससी में आया होगा, किसी ना किसी एग्जाम में आया जरूर होगा। वही क्वेश्चन हम तुम्हें यहाँ डिस्कस करते हैं, वही उसी को थ्योरी बनाते हैं। बाकी तो किताबों में पता नहीं कितनी थ्योरी भरी पड़ी है, वो फंसती भी नहीं है। बात समझ गए, पढ़ना तुम्हें वही है, जितनी प्रैक्टिस कर सको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की करो, वही हम तुम्हें यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं सर आगे, समझना। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, यहां तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं सर। एक लास्ट और, भीमबेटका की गुफाएं, यहां से प्रश्न बहुत बार आया है, कई बार। भीमबेटका की गुफाएं क्या है, भीमबेटका की गुफाएं क्या हैं, उनको भी समझते हैं कि आखिर भीमबेटका की गुफाएं कहां हैं। तो सबसे पहले तो ये है कहां, देखो राइटिंग बहुत खराब लिखते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है बोलने के साथ। आप अच्छी राइटिंग में लिखते चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भीमबेटका की गुफाएं सबसे पहले यही कि आखिर ये कहां खोजी गई,
तो मध्य प्रदेश जिले में आपको पता ही है भीमबेटका मध्य प्रदेश, स्थान कहां पर है तो याद रखना है रायसेन जिला। ये जिला बहुत पूछा जाता है, रायसेन जिला विकल्प में दिया रहेगा या मध्य प्रदेश दिया रहेगा भीमबेटका की गुफा। अगर डिटेल में पूछो तो ये नाम भी पेपर में आपका पूछा गया है कि स्थान कौन सा था, तो स्थान भी याद रखेंगे अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज स्थान था, जिला था रायसेन और प्रदेश था आपका कौन सा, मध्य प्रदेश, जहां पर भीमबेटका की गुफाओं के क्या मिले हैं, अवशेष आपको क्या है यहां पर प्राप्त हुए। तो फिर ये है किसके लिए प्रसिद्ध, ये प्रश्न क्या बना है पेपर में, प्रश्न ये बना है कि आखिर ये प्रसिद्ध किसके लिए है। तो जैसा नाम है वैसा इसका काम है, भीमबेटका की गुफाएं। तो सबसे पहला तो यही कि ये गुफाओं के चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी कलाकृति के चित्र यहां पर जो है वो आपके मिलते हैं। प्राग ऐतिहासिक कला, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का प्रसिद्ध स्थान अगर कोई कहता है तो वो भीमबेटका है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो यही गुफाओं के चित्रों के लिए, यानी कि जो गुफाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बने हैं, गुफाओं के चित्रों के लिए ये आपकी भीमबेटका की गुफाएं क्या है, प्रसिद्ध है। दूसरा, अगर कोई और पूछे तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो वो भी भीमबेटका है, मध्य प्रदेश रायसेन जिला अब्दुल्लागंज स्थान है। तो याद रखना प्राग ऐतिहासिक, याद रखना पूरा प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत ही पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल चलेगा। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का प्रसिद्ध स्थान, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का प्रसिद्ध स्थान। अगर प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का कोई प्रसिद्ध स्थान कहता है तो वो आपका क्या रहेगा, भीमबेटका की गुफाएं रहेंगी। फिर आगे चलते हैं, समझते हैं जरा सा, देखना इसी में थोड़ा सा और समझते हैं कि आखिर है क्या। सर्वाधिक चित्र किस शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना सर्वाधिक चित्र भी जिस शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं वो भी क्या है आपका भीमबेटका की गुफाएं। मतलब क्या इसका, सर्वाधिक प्राग ऐतिहासिक कालीन जो चित्र हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, कौन सी शैलाश्रय है, शैलाश्रय का मतलब पत्थरों की बनी कोई गुफा, वहां पर सर्वाधिक चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो भीमबेटका से ही क्या है आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और 1-2 पॉइंट और लिखते हैं जो आपके पेपर में जो है आए हैं। इसकी खोज कब की गई थी, आखिर कब इसको खोजा गया, तो इसको तो बहुत बाद में खोजा गया, 1957 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया, तो लिख लेते हैं वीएस बाकड़कर। अब कोई कहे ये क्यों, ये नाम पेपर में आ चुका है महाराज, और पेपर में इनका पूरा नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ये पूरा इनका नाम था। ठीक है ना, ऑप्शन में केवल इतना ही दिया था विष्णुधर, तो विष्णुधर भी दिया हो तो भी चल जाए। पूरा नाम है बीएस वाकड़कर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर इनका पूरा नाम है। ठीक है ना, ये पेपर में आए हुए प्रश्न है जो हम तुम्हें यहां बता रहे। एक लास्ट और इसके लिए कि अगर कोई कहे तो ये एक ऐसा प्राग ऐतिहासिक कालीन आपका साक्ष्य है या पुरास्थल है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो याद रखना ये जो था वो आपका यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। सर सारे पॉइंट हमने तुम्हें यहां डिस्कस कर दिए, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता इसमें। मैक्सिमम जो भी था हमने अधिकतर सब कुछ लिख दिया। ठीक है ना, एक मैचिंग आई थी वो भी देख लेते हैं कि कहां कहां के कौन कौन से स्थान हैं, तो वो स्थान भी इसी से रिलेटेड है। 3 स्थान है, लिख लो। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश रायसेन जिला अब्दुल्लागंज स्थान है। गुफाओं के लिए ये
प्रसिद्ध है ये स्थान। यहां पर 3 स्थान तुम्हें लिखना है। एक पैसरा, अब कहो ये क्या, एक पैसरा स्थान रखना है। दूसरा स्थान रखना है वीरभानपुर, अब कहो ये क्या हूं, अभी बता रहा है इसलिए। तीसरा स्थान रखना है लेखिया। ये तीनों मैचिंग करने के लिए आए गए थे, तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मध्य पाषाणकालीन, ये कौन से स्थल है, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अब ये है कहां, तो पैसरा की मैचिंग थी बिहार की। पैसरा कहां पर है, पूरा पाषाणकालीन स्थल, सॉरी मध्य पाषाणकालीन स्थल बिहार में है। आपका वीरभानपुर कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल। वीरभानपुर कहां पर है, पश्चिम बंगाल। कोई अगर कहे लेखैया कहां पर है, तो या तो ऑप्शन में मिर्जापुर मिलेगा, और मिर्जापुर आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। और अगर मिर्जापुर ना हो तो यहां पर कहीं कभी विंध्य क्षेत्र भी लिखा होगा, ध्यान रखना, यहां पर कहीं कहीं विंध्य क्षेत्र भी लिखा होगा। तो बस केवल महज मैचिंग याद रखनी है कि ये भी पूरा पाषाणकालीन क्या है, स्थल है। यहां पर भी भिन्न भिन्न प्रकार की अविशेष जो है वो अभिलेख क्या है, प्राप्त किए गए हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए सर, बोलिए सर जी। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। सुन लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और पढ़ा लें। 6 बजे तक बोलते हैं, लेकिन 10-15 मिनट ऊपर हो ही जाता है, ठीक है ना। सुनना, ये पूरा मध्य पाषाणकालीन हो गया। अधिकतर जितने पेपर में प्रश्न बने हैं, ये नहीं कि केवल आपके यूपी में, आसपास जितने भी प्रश्न बने हैं लगभग हमने सबको इसमें शामिल किया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग अधिकतर प्रश्न आपके निकल जाएंगे, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ। चलिए अब चलते हैं अगला, और यहां पर पढ़ते हैं नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल को पहले थोड़ा ओरली सुनो, फिर उसके बाद हम लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो नव पाषाण काल की अगर बात कही जाए कि आखिर नव पाषाण काल क्या है, या नव पाषाण काल में क्या हुआ, तो देखो एक क्रम से चला आ रहा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में अब मनुष्य जो है, बुद्धि का काफी विकास मनुष्य का यहां पर हो चुका था। और जब बुद्धि का विकास मनुष्य का हो चुका था, तो अब यहां पर मनुष्य क्या करने लगा था, यायावर जीवन, घुमंतु जीवन को छोड़ करके स्थायी रूप से बस्तियां बनाकर अब मानव यहां पर रहने लगा था। यानी कि अब उसको आवास बनाने लगा था, झोपड़ियां बनाने लगा था, झुग्गियां बनाने लगा था, और उन झोपड़ियों को बनाकर मनुष्य यहां पर रहना उसने क्या कर दिया, चालू। जब रहना चालू कर दिया, तो इसी काल में चूंकि अब वह आग के प्रयोग को भी करना सीख गया, तो जब आग के प्रयोग को करना सीख गया, तो जो भी बर्तन वगैरह थे उनको भी वो पकाकर क्या करने लगा, प्रयोग करने लगा। मांस को भी भूंज कर खाना उसने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि जब आग के आविष्कार को, आग का प्रयोग जब बेहतर करना, देखो आग का आविष्कार अगर कोई पूछे तो पूरा पाषाण काल टिक कर देना, लेकिन आग के प्रयोग से पूर्णतः परिचित कोई कहे तो नव पाषाण काल टिक कर देना। अब आग से परिचित का मतलब है यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के, देखा होगा आपने, मिट्टी का बेहतर प्रयोग करना सीख गया, मृद भांड बनाने लगा अच्छे अच्छे, चाक पहिया का भी आविष्कार उसने कर लिया इसी नव पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार सबसे बड़ी क्रांति के रूप में नव पाषाण काल में जानी गई, क्योंकि पहिए के आविष्कार से उसने कृषि कार्य करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जैसे ही पहिए का आविष्कार किया और उस मिट्टी के पहिए बनाए, पहिए को पका लिया, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो उससे फिर मनुष्य ने क्या कर लिया, कृषि कार्य यहां पर करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो कृषि के साक्ष्य कि मनुष्य ने कब से कृषि कार्य प्रारंभ किया है, उसके साक्ष्य कहां पर मिलते हैं, नव पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो पढ़ा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, ठीक है, रह जाएगा तो फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। सुनना, तो सबसे पहले अगर कोई कहे
तो आपको पहला ही पॉइंट याद रखना है, स्थायी बसावट। स्थायी बसावट का मतलब है स्थायी रहने का आधार उसने क्या कर लिया, अब यहां पर नवपाषाण काल में खोज लिया। और अगर कोई कहे स्थायी बसावट, तो ध्यान रखना, स्थायी बसावट का मतलब है स्थायी रूप से जंगलों में भ्रमण करने के स्थान पर अब स्थायी रूप से वो रहना उसने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, इसके प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अब कोई कहे मेहरगढ़ कहां पर है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो पहले ये था बलूचिस्तान, वर्तमान में ये आपका पाकिस्तान में है। तो ये आपका जो आपका मेहरगढ़ है ये आपका बलूचिस्तान भारत से ही जुड़ा हुआ है, वर्तमान में ये किसके अंतर्गत आता है, पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो मेहरगढ़ वह स्थान है जहां पर स्थायी बनावट के क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य आपको प्राप्त हुए। अब जब वह स्थायी रूप से यहां पर रहने लगा, ये स्थायी बसावट की जगह पर अगर ये मिल जाए, स्थायी बसावट की जगह पर स्थायी मानव जीवन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो याद रखोगे मेहरगढ़ बलूचिस्तान या पाकिस्तान, या मेहरगढ़ केवल आता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं रहता है। जो मेन स्थान है उनके नाम तुम्हें याद रखने हैं, जैसे कि मेहरगढ़। अब समझते हैं यहां पर कि यहां पर उसने कृषि कार्य करना क्या कर दिया था, प्रारंभ। यानी कि दूसरा पॉइंट यहीं पर लिख लेते हैं, जब स्थायी रूप से रहने लगा तो उसने कृषि कार्य यहां पर क्या कर दिया, प्रारंभ। यानी कि यहां पर उसके द्वारा क्या किया जाने लगा, कृषि कार्य प्रारंभ किया जाने लगा। और कृषि कार्य प्रारंभ किया जाने लगा, या ऑप्शन में इस प्रकार से दिया होगा, खाद्यान्न कृषि। खाद्यान्न का मतलब है खाने वाले जो अनाज हैं उनको उत्पादन उसने, तो उसको खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत रखते हैं कि खाद्यान्न कृषि की अगर बात कहें तो कृषि कार्य प्रारंभ का मतलब है खाद्यान्न कृषि। तो खाद्यान्न कृषि का कार्य प्रारंभ भी उसने कहां से किया था, वो भी उसने कहां से प्रारंभ किया था, उसके साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। इस बात को याद रखना है, बात समझ पाए। दोनों चीजें, स्थायी बसावट के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलते हैं और कृषि कार्य प्रारंभ के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ कहां पर है, वही पाकिस्तान में है, यानी कि पाक में है। अब कोई अगर यहां पर कहता है मेहरगढ़ से किस प्रकार के खाद्यान्न के साक्ष्य मिलते हैं, तो याद रखोगे गेहूं का प्रमाण यहां पर मिलता है, गेहूं का प्रमाण यहां पर मिलता है। यानी कि आपका जो गेहूं है उसके साक्ष्य यहां पर पाए जाते हैं कि मनुष्य ने यहां पर गेहूं की खेती करना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। लेकिन अगर कहें यहीं पर देखना, चूंकि कृषि कार्य प्रारंभ कब हुआ, तो कृषि कार्य प्रारंभ तभी हो पाया जब पहिए का क्या कर लिया गया, आविष्कार कर लिया गया। तो अभी हम बाद में आपको बताते हैं, अभी चाहो तो आप छोड़ सकते हो, अभी बाद में पहिए के आविष्कार को बता देंगे, या यहीं पर लिख लें कृषि कार्य भी तभी प्रारंभ हुआ, ये पहिए का आविष्कार इस टाइम पर उसने पहिए का क्या कर लिया था, आविष्कार कर लिया था। तो इसके साक्ष्य भी तुम्हें कहां से मिलते हैं, मेहरगढ़ के पाकिस्तान से मिलते हैं। यानी कि पहिए के आविष्कार के साक्ष्य, कृषि कार्य प्रारंभ का साक्ष्य, खाद्यान्न के साक्ष्य, स्थायी बनावट के साक्ष्य, सारे साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तुम्हें मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। अब बात अगर कहें मेहरगढ़ में गेहूं का प्रमाण मिल गया, तो क्या केवल यहीं पर गेहूं का प्रमाण मिला है, क्या यहीं पर खाद्यान्न कृषि का प्रमाण मिला है, तो कहोगे नहीं, इसके अलावा मेहरगढ़ के अलावा पंजाब के कोलडिहवा से भी क्या प्राप्त हुए हैं, गेहूं आपके कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लिख लेते हैं पंजाब का कोलडिहवा, तो कोलडिहवा पहले लिखना है, ऑप्शन में पंजाब लिखना है, कोलडिहवा ये कहां पर है, पंजाब में है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो पंजाब के कोलडिहवा से भी क्या प्राप्त हुए हैं, आपके कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो चावल की खेती या धान की खेती के प्रमाण, ध्यान रखना, धान के प्रमाण या धान का प्रमाण यहां पर मिला है। अगर कोई पूछे गेहूं का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़, धान या चावल का प्रमाण तो कहोगे कोलडिहवा
पंजाब। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो बोलो सर, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। बोलो नहीं तो अब फिर 2 लाइन हम लिख रहे हैं ताकि तुम्हारा दिमाग खराब हो। देखना क्या, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप समझते चलना, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, क्या लिखा है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अगर कोई ये पूछता है कि बताओ भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से आपको प्राप्त हुए, समझते चलना, तो इसके लिए आपको लिखना है स्थान भारत का संत कबीर नगर। भारत का कौन सा? संत कबीर नगर। और ये कहां पर है? संत कबीर नगर आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। यानी कि भारत का जो संत कबीर नगर है वहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण यहां पर मिले हैं। अब भारत के संत कबीर नगर के किस स्थान से? स्थान का नाम है लोहरादेव। स्थान का नाम क्या याद रखना है? लोहरादेव। और लोहरादेव से भी किसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लोहरादेव से यहां पर चावल के प्रमाण आपको प्राप्त हुए हैं, यानी कि धान के, चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई ये इसकी जगह पर ये पूछ ले, नवीनतम खोज के आधार पर, तो नवीनतम खोज के आधार पर भी याद रखोगे। अभी नवीनतम खोज जो हाल ही में हुई है उसके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त किए गए हैं? तो भारत के संत कबीर नगर से, और स्थान है लोहरादेव, जहां से किसके प्रमाण प्राप्त किए गए हैं? चावल के प्रमाण जो है वो प्राप्त किए गए। बात क्लियर है कि नहीं है? बताओ, कोई डाउट तो नहीं? यहां से फिर मैच करो, यहां पर स्थायी बसावट और कृषि कार्य प्रारंभ, खाद्यान्न कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे फिर हम एक लाइन लिख रहे हैं और तुम समझना कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। यहां आगे फिर एक लाइन लिख रहे हैं और उसका मतलब तुम्हें समझना है कि आखिर क्या है। लेकिन अगर कोई ये कहे भारतीय महाद्वीप, यानी भारतीय उपमहाद्वीप, महाद्वीप मतलब उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम गेहूं के साक्ष्य या गेहूं का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है, तब क्या कहोगे? मेहरगढ़ पाकिस्तान। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो हमें यह बताओ, क्या कहा? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? भारत के संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। और अगर कहे तो लोहरादेव स्थान है जो चावल के प्रमाण के लिए जाना जाता है, बहुत मात्रा में यहाँ चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर हम कहें ये नवीनतम खोज के आधार पर भी अगर लगा आ जाए तो भी आपको यही लगाना है, ये पुरानी खोज है, ये प्राचीनतम खोज है। अगर इसके आधार पर देखो इसमें अंतर समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ये भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम गेहूं के साक्ष्य पूछ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है? मेहरगढ़। लेकिन अगर कोई कहे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो फिर वो आपको क्या टिक करना है? संत कबीर नगर, भारत। बात समझ, क्योंकि ये नवीनतम खोज है, इसके आधार पर इसको सबसे प्राचीनतम माना गया है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलिए बोलिए सर, कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा और चले, सुनना, 1-2 पॉइंट और समझना, बस केवल 1-2 पॉइंट, ज्यादा नहीं, परेशान ना हुआ, 2-3 पॉइंट, ठीक है। आदतें खराब ही है वो सर, आदतन ही हम अब 3 पुरास्थल लिखते हैं, 1-2 पुरास्थल समझते हैं, देखना समझना।
एक लिखते हैं बुर्जहोम, ये लिख लिया है बुर्जहोम, पूरा स्थल है, ठीक है। एक लिख लिया है गुफ कराल, एक ये पूरा स्थल है। एक और लिख लिया है पूरा स्थल चिरांद, एक ये पूरा स्थल, ठीक है ना। अब कोई समस्या ये कि ये है कहां, तो देखो बुर्जहोम कश्मीर में है, गुल्फ कराल कश्मीर में है, चिरांद जो है वो बिहार में है, ध्यान रखना। अब समझते हैं कि आखिर ये जो पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं मोहम्मद आपके नव पाषाणकालीन, यहां से किस किस के साक्ष्य जो है वो आपके प्राप्त हुए हैं। तो यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहले बुर्जहोम से लिखते हैं, तो सबसे पहले मिले हैं गर्त आवास के साक्ष्य। थोड़ा पेन चेंज करते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य। गर्त आवास का मतलब क्या बताते हैं। गर्त का आवास का मतलब है, अभी अपन लोग तलघर बनवाते हैं भाई जमीन के अंदर, तो वहां पर जमीन के अंदर मकान बनाए जाते थे। इस प्रकार से ये जमीन हो गई, इसके अंदर इस प्रकार से जो है वो सीढ़ियां लगी होती थी और लोग वहां सीढ़ियों से उतरकर जो है वो नीचे जाते थे। तो गर्त आवास के प्रमाण जमीन के अंदर बने हुए मकान, जमीन के अंदर सीढ़ियां लगी हुई होती थी और नीचे मकान बने होते थे। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, बुर्जहोम से मिलते हैं, और ये कहां पर है, कश्मीर में। फिर अगर कोई यहीं पर कहता है तो फिर समझना, देखना, या गर्त आवास की जगह पर कोई कहे गड्ढे आवास के साक्ष्य, यानी कि गड्ढे में आवास बनाकर रह रहा है, तो गड्ढे के आवास के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। दूसरा यहां पर क्या याद रखना है, अब यहां पर बुर्जहोम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां पर चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, यानी कि इसमें अग्नि को प्रज्वलित किया गया था और इसी के पास में जली भुनी हड्डियां भी पाई गई, यानी कि चूल्हे के प्रमाण मिले और इस चूल्हे के प्रमाण के पास ही जली भुनी हड्डियां भी क्या की गई, यहां पर पाई गई। जली भुनी हड्डियां भी यहां पर क्या की गई, पाई गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब नव पाषाण काल में मनुष्य अग्नि का प्रयोग करना क्या कर गया था, सीख गया था। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। चलते हैं आगे, समझना सर, ठीक है। साथ में एक और प्रश्न पेपर में पूछा गया है, ये बुर्जहोम से ही संबंधित है। मानव के साथ कुत्ते का समादान, मतलब मनुष्य के साथ ही कुत्ते को भी दफनाया गया था, इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, बुर्जहोम के कश्मीर से इसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो एक लाइन और लिख लेना, मानव के साथ कुत्ते के समादान, समादान का मतलब है दोनों के सब एक साथ रखे हुए थे, दफनाए गए थे दोनों के एक साथ, वो आपको कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बुर्जहोम कश्मीर से ये साक्ष्य आपको क्या है, प्राप्त हुए हैं। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला लिखते हैं सर, अब ये बहुत ज्यादा लिख गया, गुल्फ कराल को नीचे लिख लेते हैं, चिरांद को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक तो ये गुल्फ कराल ही हो गए, ठीक, सॉरी ये ही हो गए हैं, ठीक है ना। अब इनके बारे में नीचे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन की, कहां क्या है सुनना। मृत भांड, मिट्टी के बने बर्तन, और किस प्रकार से मिट्टी के बने बर्तन, तो चाक से बने, ध्यान करो, चाक से बने मिट्टी के बर्तन। तो चाक से बने मिट्टी के बर्तन कहां से प्राप्त हुए, तो गुल्फ कराल कश्मीर से ये आपके साक्ष्य क्या हुए हैं, आपको प्राप्त हुए हैं। अच्छा, गुल्फ कराल का मतलब क्या है, अगर पूछ लिया जाए शाब्दिक अर्थ, गुल्फ कराल का अर्थ होता है कुमार की गुफा। ये शाब्दिक अर्थ एक पेपर में पूछा गया है, शायद बीपीएससी वगैरह में पूछा गया, याद नहीं आ रहा हमें। गुल्फ कराल का मतलब क्या है, तो गुल्फ कराल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कुमार की गुफा। ध्यान करो, वो चाक वगैरह जो है वो इस प्रकार से चलाते रहते हैं और फिर उसमें से बर्तन वगैरह बनाते रहते हैं, तो उसको ही गुल्फ कराल कहते हैं।
कुम्हार की गुफा, तो मृदभांड या चाक से बने मिट्टी के बर्तन कहां पर प्राप्त होते हैं? तो याद रखना है वो आपको गुफकराल कश्मीर से आपके क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो बोलो। ठीक है, अब रहने देते हैं, बहुत खोल लिया तुमने। एक यहां पॉइंट बड़ा लेना, हम चाहो तो कल लिखा देंगे, कोई बात नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, कल लिखा देंगे, बहुत